हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम माहरुख और हम लोग जेकेपी कांस्टेबल का इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज अबाउट ईडियम, जिसका मतलब होता है हिंदी में मुहावरे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज ईडियम एक दो तो आते ही आते हैं फ्रॉम द इंग्लिश पार्ट। सो लेट्स स्टडी। ओके, ईडियम का अगर मुझे डेफिनेशन देनी है तो ईडियम क्या होता है, जिसे मुहावरे हम लोग हिंदी में कहते हैं। समझ लीजिए कि कोई जैसे हम लोग एक किसी के पर व्यंग्य करते हैं, राइट। लाइक हमें लिटरल मीनिंग ना होकर उस चीज का कोई अलग मीनिंग होना, उसे हम लोग ईडियम कहते हैं, राइट। सो एन एक्सप्रेशन जो एक डिफरेंट मीनिंग होल्ड करता है रादर देन द एग्जैक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग नहीं होता। जैसे कि आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, मतलब ब्लू तो एक कलर है, आउट ऑफ द ब्लू मतलब, राइट, इसका कोई लिटरल मीनिंग अगर मैं आउट ऑफ द ब्लू कहूंगी कि ब्लू रंग से निकला हुआ कुछ, बट ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स कि बहुत रेयर चीज, राइट। सो आउट ऑफ द ब्लू ही डिड दैट। सो आउट ऑफ द ब्लू, या जिसका जो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड होता है, जिसका लिटरल मीनिंग पे ना जाकर कोई एक डिफरेंट मीनिंग होता है, कि कभी कभी हम जो व्यंग्य कसने के लिए उसको एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज को ऑर्नामेंटलाइज करने के लिए हम लोग ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से एक औरत ज्वेलरी पहन के अपने आप को अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में ईडियम्स का यूज होता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हो गया, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। व्हाट डू यू मीन बाय आई एम फीलिंग अंडर? वेदर तो हुआ मौसम, अंडर द वेदर क्या हो सकता है? अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग पूछूं तो क्या सेंस बन रही है? अंडर द वेदर मतलब अंडर द मौसम, मौसम माने, जबकि इसका मतलब होता है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर मतलब आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट सिक, या वायरल हो चुका है, या ऐसा कि कुछ मुझे कोल्ड हो चुका है, जो प्रॉब्लम जो किसी मौसम की वजह से होती है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं एक्सप्रेशन दैट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम नॉट वेल टुडे, राइट। अगला अगर आप देखेंगे ईडियम, दैट इज आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, मून तो एक सिल्वर कलर का होता है, एंड स्काई इज द ब्लू, ब्लू मून माने वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बहुत रेयरली हम उसे देखते हैं। सो ईडियम्स वो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हैं जिनका लिटरल मीनिंग नहीं होता, बट डेफिनेटली उनका एक डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। चलिए, सो एन ईडियम दैट डज नॉट एग्जैक्टली मीन व्हाट द वर्ड सेज। एग्जाम्पल, अगर मैं इस ईडियम की बात करें, और साथ साथ आप प्लीज ये ईडियम्स भी करिएगा। शी स्पिल्ड द बीन्स, मैंने उससे ये बात बताई और उसने वहां पे जाकर इन दैट पार्टी शी स्पिल्ड द बीन्स। बीन्स तो हो गई हमारी फलियां, स्पिल मतलब गिरा दी, फलियां गिरा दी, इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं लिटरल मीनिंग पे जाऊं कि फलियां गिरा दी, बट इसका ईडियम का मतलब होता है, स्पिल्ड द बीन्स का मतलब होता है कि उसने जो सीक्रेट मैंने उसे बताया था, उसने वो सीक्रेट जाकर, जो सीक्रेट बात थी हमारी, कॉन्फिडेंशियल बात थी हमारी, वो जाके बता दी। ठीक है, सो स्पिल्ड द बीन जो हमारा ईडियम है, इसका मतलब है शी टॉक टू मच एंड टोल्ड द सीक्रेट, राइट। नेक्स्ट अगर ईडियम की बात करें, कॉमन इंग्लिश ईडियम की बात करें, आपके सामने ये इमेज है जो आपको विजिबल है, ठीक है। अगर कॉमन इंग्लिश ईडियम्स की बात करें, जैसे कि कॉट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, सॉरी, कैट गॉट योर टंग मतलब बिल्ली ने तुम्हारी जुबान खींच ली। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कैट गॉट योर टंग मतलब आई कांट स्पीक टू मच, ठीक है। जब मैं तुमसे बहुत बातें कर रही हूं एंड यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग बिफोर मी, यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग बिफोर मी, तो मैं ईडियम इस्तेमाल करूंगी ये कि क्या हैज कैट गॉट योर टंग, क्या कैट ने तुम्हारी जुबान पकड़ ली है, ठीक है, जीभ पकड़ ली कि तुम कोई बात ही नहीं कर रहे। तो जब हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं कैट गॉट योर टंग, उसका मतलब होता है दैट यू हैव शट अप, आप शट डाउन कर चुके हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, राइट। सो कांट यू स्पीक, इसका मतलब है कांट यू स्पीक। अगला ईडियम अगर आप देखेंगे, स्नग एज अ बग इन अ रग। स्नग इज इट्स अ इंसेक्ट, ठीक है। स्नगल अप होता है कडल अप करना, राइट। स्नग एज अ बग, बग इज अ इंसेक्ट इन अ रग, रग हो गया हमारा कारपेट। सो द ईडियम जो है स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब होता है वार्म एंड वेरी कोजी, लाइक द ब्लैंकेट जो बहुत सॉफ्ट सा होता है, इट जस्ट फील लाइक अ स्नग एज अ बग इन अ रग, ठीक है। उसमें कडल करने का इतना मजा आता है, लाइक, और जब खासकर अगर कोल्ड वेदर हो तो इतना मजा आता है कि आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आप कोई काम ही नहीं करना चाहते, ठीक है। इट इज एज स्नगली एज अ बग इन अ रग।
नेक्स्ट ईडियम होता है गो टू द एक्स्ट्रा माइल या गो द एक्स्ट्रा माइल। इस ईडियम का मतलब गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। So to clear this examination which is going to be conducted in December, you need to go to extra mile. You need to do that. ठीक है, extra mile आपको extra effort देना पड़ेगा to qualify this examination because the competition is very much over here, right? Next idiom है butterflies in my stomach. कोई इवेंट से पहले या किसी शादी में जाने से पहले या कोई भी आपका मेजर एक इवेंट होता है लाइफ में, डू यू ऑल्सो फील कि आपके स्टमक में ऐसा लग रहा है, गुदगुदारी सी हो रही है एंड यू जस्ट फीलिंग लाइक वो एक फीलिंग सी आती है कि जैसे कि बटरफ्लाइज हमारे स्टमक में है। सो बटरफ्लाइज एक्चुअली हमारे पेट में होते नहीं है, बट एग्जैक्टली वो जो फीलिंग सी होती है, टिंगलिंग सी फीलिंग होती है, गुदगुदी सी होती रहती है। सो वो हमें स्टमक में फील होती है किसी भी इवेंट में जाने से पहले। उसका मतलब होता है कि हम नर्वस होते हैं, हम थोड़े एंग्शियस होते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी फील एंग्शियस, व्हेन वी फील नर्वस, इट फील एग्जैक्टली एज अ बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक। नेक्स्ट होता है टू गो डाउन इन फ्लेम्स। लाइक टू गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब फ्लेम मतलब वो तहस नहस हो गया ना। टू गो डाउन इन फ्लेम्स, वो फ्लेम्स में जैसे भस्म हो गया। टू फेल स्पेक्टाकुलरली, ठीक है, मतलब बड़ी, एक होता है फेल, एक होता है बहुत बुरी तरह फेल होना। तो जब बहुत बुरी तरह फेल होना, उसका मतलब होता है टू गो डाउन इन फ्लेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इज अगेन एन ईडियम विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब है रेयरली। रेयरली वंस इन अ ब्लू मून शी अटेंड्स द इंग्लिश क्लास, मतलब बहुत रेयर, बहुत कम ऐसा होता है कि वो ये चीज काम करती है या वो ये काम करता है। सो जब हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं, मुहावरा इस्तेमाल करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, हमारा मतलब होता है रेयरली। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब कुछ और ईडियम्स हैं जो हमने विद पिक्चर्स किए हैं यहाँ पर, राइट, एंड आई होप ये पिक्चर्स आप लोगों को क्लियर है। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, या प्रिटी मच क्लियर है ना। ठीक है, हिट द ए, हाँ प्रिटी मच क्लियर। ठीक है, तभी मैंने लाइट ऑन नहीं की है ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करे। चले, हिट द हे। हिट द हे मतलब टू गो इन टू बेड एंड टू गो टू स्लीप। एक होता है बेड में जाना, ऊपर से नींद भी आ जाना। He was so tired that he hit the hay as early as 9 o'clock. मतलब वो पार्टी से आया और वो इतना थका हुआ था कि वो जैसे ही बेड में घुसा वो वैसे ही नींद उसे पड़ गई और वो खराटे लेने लगा। So hit the hay, right? Hit the hay is a मुहावरा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा sleep in, right? Sleep in. To sleep later than usually on purpose. Sleep in मतलब because of the festival season is going on, because of the weddings all around you are going on, so definitely एक ऐसा टाइम आता है कि when you are sleeping in late, right, you are sleeping in at 3 o'clock. Sleep in मतलब कि you are attending something, you are doing something, a purpose से जागे हुए थे और आप उस दिन बहुत लेट सोए हो अपने यूजुअल टाइम से। नॉर्मली आप 12-1 बजे सो जाते हो, पर उस दिन आप 3:30 या 4 बजे सोए थे, तो you slept in, right? तो when you slept in, जब हम बोलते हैं कि that person slept in, that is why he has not got up yet. So that means कि वो बहुत लेट तक जागा हुआ था, किसी पर्पस के लिए जागा हुआ था और वो अभी भी सोया हुआ है। नेक्स्ट होता है not sleep a wink, insomnia जिसे हम भी कहते हैं। in not sleep a wink मतलब बिल्कुल नींद ना आना, right? to not sleep at all, to not fall asleep मतलब जो कल रात थी वो इतनी बुरी थी मेरे लिए, it was so like I was full of anxiety and I was so nervous that I couldn't sleep a wink. मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, मेरी जैसे नहीं कहते कि हिंदी में मैंने बिल्कुल आंख नहीं झपकाई, तो आंख नहीं झपकाने को कहते हैं to sleep, not to sleep a wink. नेक्स्ट idiom है for the birds. Without value, इसका मतलब है without value, ठीक है, undesirable, stupid या boring. So whatever you are doing right now, it looks like you are doing it for the birds. ये undesirable है, ये stupid activity है और ये कह सकते हैं कि एक बहुत boring सी activity है, एक worthlessness सी है, ठीक है, इस काम में। So जब हम idiom इस्तेमाल करते हैं फॉर द बर्ड्स, तो हम परिंदों की बात नहीं कर रहे होते, हम उस एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं जो बहुत अनडिजायरेबल है, जो बहुत स्टूपिड सी है, जो बहुत बोरिंग है। नेक्स्ट आता है बाइट योर टंग। टू स्ट्रगल टू नॉट से समथिंग वन रियली वांट्स टू से। सो तुम पार्टी में कल जा रहे हो, दिवाली पार्टी में, एंड आई सजेस्ट यू नॉट टू बाइट योर टंग,
कि अपना मुंह जरा बंद रखना, ठीक है। तो बाइट योर टंग मतलब जुबान को काटना, ये ईडियम है जिसका मतलब होता है कि जरा अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखना, पार्टी में सब कुछ बोल नहीं देना, पार्टी में डोंट स्पिल ऑल द बीन्स इन द पार्टी, मतलब सारा सीक्रेट पार्टी में निकाल मत देना। तो जब आप किसी को बोलते हो कि अपना मुंह बंद रखना, तो आप क्या ईडियम इस्तेमाल करते हो, कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करते हो, बाइट योर टंग। नेक्स्ट है टेक द केक, टू बी अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव। टेक द केक मतलब ये मुहावरा कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो एक पॉजिटिव भी हो सकती है, रिमार्केबली आपने की है, ठीक है, एग्जाम्पल है, और समथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो ही क्या कह सकते हैं कि टू बी अ रिमार्केबल एग्जाम्पल, मतलब टू रिमार्केबल एग्जाम्पल, he was dressed so nicely in the party that it looked like that he took the cake in the party, ठीक है। वो एक रिमार्केबल एग्जाम्पल था कि कैसे ड्रेसअप होना चाहिए पार्टी में। या ऐसा भी हो सकता है, अगर नेगेटिव हो सकता है कि नॉट टू ड्रेसअप इन द पार्टी में भी ही टुक द केक। सो मतलब कि वो परफेक्ट एग्जाम्पल था कि ऐसे पार्टीज में ड्रेसअप होके नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईडियम है हैव बिगर फिश टू फ्राई। So I can't do this right now. I cannot go and attend a birthday party right now because I have a bigger fish to fry. Bigger fish मतलब मेरे पास बड़ी मछली नहीं है तलने के लिए, ऐसा नहीं है। लिटरल मीनिंग तो यही मतलब है कि मेरे पास बहुत बड़ी मछली है कि मुझे जो तलनी है, पर अगर इसका मुहावरे का मतलब समझे कि मेरे पास बहुत से अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हैं जो तुम मुझे कह रहे हो, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास कार्य पड़ा हुआ है करने के लिए। तो आई हैव सम बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट है हैव अ बिग माउथ, बहुत बड़ा मुंह, ठीक है। इस ईडियम का मतलब क्या है, बहुत बोलता है या सब कुछ रिवील कर देता है, सब कुछ जो भी पता होता है उसके पेट में। जब नहीं हम कहते हैं हिंदी में नॉर्मली कि उसके पेट में कोई बात नहीं रहती, ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि उसके पेट में कोई बात नहीं कहती, वी कैन यूज दिस ईडियम दैट ही हैज अ या शी हैज अ बिग माउथ। नेक्स्ट इज टाइम टू किल, to do nothing for a long period of time, right? So you are watching just, आप Netflix देख रहे हैं, आप प्राइम वीडियो देख रहे हैं, आपने न्यू सीरीज स्टार्ट कर ली हुई है, आप कैसल मूवी देख रहे हैं, तो you are just killing your time rather than preparing for the examination, rather than doing something very productive. When I am using an idiom time to kill या killing your time, इसका मतलब है कि तुम बहुत unproductive कोई चीज कर रहे हो, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता था। नेक्स्ट आ जाते हैं इस इमेज विच इज अ वेरी कूल, ठीक है, और इस ईडियम का भी मतलब है एज कूल एज क्यूकम्बर। सो एज यू नो क्यूकम्बर इज खीरा, और खीरा हम लोग डेफिनेटली कब खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं। तो हम जब किसी को बोलते हैं स्वाग में कि एज कूल एज क्यूकम्बर, उसका मतलब होता है कि वो इंसान बहुत काम है, बहुत कंपोज है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं होता, बड़ा अनट्रबल। अन्य देखे नहीं है, ऐसे इंसान होते भी हैं आपकी फैमिलीज में या आपके फ्रेंड सर्कल्स में, जो किसी भी, अगर आप उनको किसी भी सिचुएशन में डाल दोगे, वो एज कूल एज क्यूकम्बर निकल कर आएंगे। लाइक वो इतने काम दिखते हैं, वो इतने कंपोज दिखते हैं, जैसे लगता है कि जैसे कि वो इस मैटर को या किसी भी चीज को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं, और डेफिनेटली संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका जितना भी वो जो एड्रेनलिन रश ही नहीं होता कि जो उनको एंग्शियस कर सके। और जब इंसान एंग्शियस नहीं होता, नर्वस नहीं होता, वो जो डिसीजंस लेता है वो एक थर्ड आई से बेटर उसमें परफॉर्म करता है। सो व्हेन यू आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू हैंडल द एग्जामिनेशन as cool as cucumber. The more you will be as cool as cucumber, क्या होगा, जो चीज आती भी नहीं होगी, कभी कभी उसमें भी तुक्का लगाने के लिए you need to be very calm, you need to be very composed, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने इमेज आती है अ पीस ऑफ केक, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके सामने एक बॉय दिख रहा है, एक पेस्ट्री दिख रही है, और वो पीस ऑफ केक खाने लगा है। सो जब हम कुछ ये बोलते हैं, ये ईडियम है एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज का, अ पीस ऑफ केक, तो जब हम ये बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अरे ये चीज तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, कि ये चीज मेरे लिए बहुत आसान है इसको करना, ठीक है, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट थिंग, सो इट इज जस्ट एज अ पीस ऑफ केक, दिस एक्टिविटी इज जस्ट एज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट ईडियम आप देखेंगे, सो इट इज होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस, राइट।
So hold your horses, घोड़े, right? So when you say somebody that अरे रुक जा, hold your horses, things will work out in their perfect timing. जब आप किसी को ये ईडियम आप इस्तेमाल करते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, तो आप ये नहीं बोल रहे होते कि अपने घोड़े रोक ले. इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है. इट्स अ ईडियम जिसका मतलब होता है कुछ मोमेंट के लिए वेट कर, टू वेट अ मोमेंट. ठीक है, इतनी जल्दी स्ट्रेसफुल मत हो, इतनी जल्दी एंग्शियस मत हो. यू जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, थिंग्स विल फॉल आउट या वर्क आउट इन द परफेक्ट वे अनइमेजिनेबल टू यू. सो जब हम ईडियम इस्तेमाल कर रहे हैं टू होल्ड योर हॉर्सेस, हमारा मतलब क्या है? टू वेट अ मोमेंट. नेक्स्ट आते हैं. सो नेक्स्ट इज हार्ट इन योर माउथ, मतलब दिल मुंह में आ जाना. और ये एक्चुअली हिंदी में भी इस्तेमाल होता है मुहावरा कि मैंने शाम देखा और मेरा दिल मुंह में आ गया. ठीक है, तो वो दिल एक्चुअली पटक के मुंह में नहीं आ जाता. इट्स अ मुहावरा जिसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, डर जाते हो. ठीक है, तो आप जब बहुत ज़्यादा डर जाते हो किसी भी चीज़ को देखकर या कोई भी सर्कमस्टांस में, तो ऐसा फील होता है कि जो दिल है वो रुक जाता है और वो आपके मुंह में आ गया है. सो द हार्ट इज इन द माउथ, राइट. नेक्स्ट हम आते हैं हेड इन द क्लाउड्स. ठीक है, सर बादलों में होना. हेड इन द क्लाउड्स मतलब, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा बंदा जो डिल्यूजन में जी रहा है. तो वो औरी की जो वर्ड है डेलुलू इज द सोलूलू, राइट. सो डिल्यूजन इज द सोल्यूशन इफ यू रियली वांट टू बी इन दिस लाइफ. हाँ, सो वही वाला इधर सीन अप्लाई हो रहा है. जब आप बोल रहे हैं द हेड इज इन द क्लाउड, इसका मतलब है दैट यू आर लिविंग इन डिल्यूजन. आप फैंटेसी वर्ल्ड में हो, रियलिटी से बहुत दूर. आपको लग रहा है कि आप अगर सब कुछ एंजॉय भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, 8 घंटे की नींद भी कर लेंगे, डिनर्स भी अटेंड कर लेंगे, बर्थडे पार्टीज भी अटेंड कर लेंगे, शादियां भी अटेंड कर लेंगे, दिवाली पार्टी भी मना लेंगे, उसके बाद भी एग्जाम आपका निकल जाएगा. तो इट इज सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है ये, राइट. रियलिटी से थोड़ा विपरीत है, बिकॉज एवरीथिंग, एक सक्सेस हमेशा क्या मांगती है? सैक्रिफाइस. सो जब सेक्रीफाइस ही नहीं किया, कुछ कुर्बान ही नहीं किया, अपनी मौज की, ठीक है, तो उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि मुझे कोई चीज हासिल हो जाए, तो दैट इज एग्जैक्टली द हेड इज इन द क्लाउड्स. फैंटेसी वर्ल्ड में जीने को हेड इन द क्लाउड्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं एज यूजफुल एज अ लिप्स ऑन अ चिकन. तो व्हेन यू से एज यूजफुल एज अ लिप्स ऑन अ चिकन, मुर्गी के मुंह में, जैसे मुर्गी मैक्सिमम काम किससे करती है? अपनी चोंच से करती है. ठीक है, उसके होंठ नहीं होते ना, उसकी चोंच होती है, उसकी बीक होती कि नहीं होती है? मुर्गी की बीक होती है. ठीक है, तो लिप्स कहाँ पर होते हैं मुर्गी के? होते ही नहीं है ना, उसकी चोंच ही, वो खाती भी चोंच से है. ठीक है, तो आप जब क्या ये बोल रहे हैं एज यूजफुल एज लिप्स ऑन द चिकन, कि चिकन के अगर मुंह में लिप्स भी होते तो क्या करता वो लिप्स से? ठीक है, तो आपका मतलब है, इस ईडियम का मतलब है कि दिस टास्क या दिस थिंग इज एज यूजलेस. ठीक है, तो आप उसको व्यंग्य करने के लिए इस ईडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप अपनी जनरल लाइफ में भी कर सकते हैं. ठीक है, दैट दिस टास्क इज एज यूजफुल एज द लिप्स ऑन अ चिकन, कि जैसे होंठ चिकन के मुंह पर जितने यूजफुल हैं उतना ही ये काम भी यूजफुल है. इसका मीनिंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इट्स अ वर्थलेस, इट्स अ यूजलेस थिंग टू डू. नेक्स्ट हम आते हैं क्रैक समवन अप. ठीक है, तो मैंने इतना हंसाया कि यू एग्जैक्टली क्रैक्ड समवन अप, लाइक यू एग्जैक्टली क्रैक्ड अप. आप इतना हंसे, लाइक पेट दबाकर नहीं हंसना होता. तो टू मेक समवन सडनली लाफ अ लॉट, तो एक बहुत सीरियस सिचुएशन थी और उसमें अगर मैं जो क्रैक कर लूँगी, जैसे समय रैना है, लाइक अगर आप उसके शोज देखते हैं या उसे फॉलो करते हैं, ही इज अ पर्सन बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसकी, एंड सच अ स्पॉन्टेनियस पर्सन ही इज. सो यू एग्जैक्टली व्हेन यू सी हिज थिंग्स एंड यू सी हिज स्ट्रीमिंग, आप क्रैकअप हो जाते हैं एकदम से, है ना. सो लाइक ही मेक्स यू सडनली लाफ सो मच,
बिकॉज ऑफ हिज जोक या बिकॉज ऑफ हिज स्पॉन्टेनिटी। तो क्रैक समवन अप का मतलब होता है तोड़ नहीं देना, ऐसे मुर्गी जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं अंडे की तरह तोड़ नहीं देना, मतलब आप किसी को इतना हंसा रहे हैं, इतना हंसा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो क्रैकअप हो गया है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, ठीक है। अब इसका लिटरल मीनिंग ये तो नहीं हो सकता कि कुल्हाड़ी लेंगे और बर्फ को तोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज करना या कोई ऐसा एक्टिविटी करना कि जो एटमॉस्फेयर, जो बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाए, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसमें जितनी भी आपको एंजाइटी दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी नीचे आ जाए, ठीक है। टू डू समथिंग और से समथिंग दैट रिलैक्सेस द एटमॉस्फेयर and make people more friendly, like दो दोस्त हैं जो बात नहीं कर रहे and you are a mutual friend of both the दोस्त, so what you can do is that आप एक phone call कर सकते हैं because it's a festivals and you can put up both on the conference, so you can really work as a break, you can really break the ice कि जो उनका no communication चल रहा है उसको आप ठीक करने के लिए यू कैन ब्रेक द आइस बाय पुटिंग देम ऑन द कॉन्फ्रेंस या जो भी कर सो दैट कि वो दोनों वापस से कम्युनिकेशन उस पर टर्म्स पर आ जाए। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि जो भी कोई सीरियस एटमॉस्फेयर है, सिचुएशन है, उसका हल निकालना, उसमें से जो एक सीरियसनेस है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना, कोई कम्युनिकेशन को स्टार्टअप करवाना, ठीक है, सो दैट द पीपल आर मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर। इसके एग्जाम्पल जैसे कि Sam always knows how to break the ice and get people feeling relaxed. So Sam को हमेशा पता है कि कैसे रिलैक्स अप करना है सिचुएशन को और लोगों को इस सिचुएशन में, जो बहुत टेंस सिचुएशन है, उसमें फ्रेंडली या रिलैक्स फील करवाना है। नेक्स्ट है ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द बिगनिंग ऑफ द स्पीच। तो स्पीच जो थी वो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो रही थी, बट उसने ये जोक क्रैकअप कर या जो उसने क्लास स्टार्ट की उसे जो जोक से या जो एनर्जी से की, दैट एक्चुअली ब्रोक द आइस, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हैंड्स आर टाइड, मतलब मेरे हाथ, हमने सुना नहीं है, हिंदी में भी यूज करते हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ये करता, मैं पक्का ये करता, मैं ऐसा जरूर करता, मैं पैसे दे देता, पर क्या करूं यार, इस महीने मेरे हाथ तंग, मतलब बंद हैं। सो हैंड्स आर टाइड का मतलब होता है नॉट हैविंग एन एबिलिटी टू हेल्प समबडी इन अ सिचुएशन और टेक एक्शन, ठीक है। देयर इज दैट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज ऑल्सो कि जब आप किसी को ये बोलते हो कि मैं पक्का तुझे इस बार तेरी मदद कर देता, मॉनेटरी या जो भी, पर मैं पक्का तेरे साथ चले जाता वहां पर, मैं तेरा साथ दे देता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, बट क्या करूं यार, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ टाइड है, ठीक है। मेरे हाथ बंधे हुए मतलब कि मेरे पास इनएबिलिटी है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे मैं जो सीधा लिटरल तरीके से ये नहीं कहना चाहती कि आई डोंट हैव अ गट्स टू डू दिस या आई डोंट हैव द गट्स टू, मतलब टू स्टैंड विद यू, तो मेरे पास वो स्पाइन नहीं है, वो गट्स नहीं है, इसको तो मैंने थोड़ा इडियमाइज कर ये कह दूंगी कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कि मेरी इनएबिलिटी है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बट पीपल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिनके हाथ बंधे हुए होते हैं वो हमेशा बंधे हुए रहते हैं, वो कभी आपके लिए शो अप नहीं करते। So you need to have those people, you need to have those people in your circle जो हमेशा आपके लिए स्टैंड अप करे, आपकी स्पाइन बने, राइट। So don't fall for the people जिनके हाथ बंधे हैं, उन्हें बंद ही रहने दीजिए, ठीक है। चले अब नेक्स्ट है द एप्पल नेवर फॉल्स, दिख रहा है, हाँ, द एप्पल नेवर फॉल्स फ्रॉम द ट्री। अगेन एक इडियम है कि सेब जिस पेड़ पर लगा होता है उससे ज्यादा दूर नहीं गिरता, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर मीनिंग ना देखो और इसका मतलब ऐसे ही सोचने की कोशिश करो कि एक दरख्त पे सेब लगे हुए हैं, ठीक है, एक पेड़ है, सेब का ही पेड़ है, और कहा गया है कि वो जो एप्पल है, वो सेब है, वो ज्यादा दूर नहीं गिरेगा। इसका मतलब कि सांप का बच्चा सपोला ही होता है, क्लियर। या ऐसे भी कह सकते हो, पॉजिटिवली भी कह सकते हो कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जेनरेशनल वेल्थ अगर नहीं है, पर जेनरेशनल कर्सेस या ये जो हमारे ट्रेड्स होते हैं इनको तो चलाते हैं, इन टॉक्सिसिटी या जो भी कहें
इनको तो ज्यादा चलाते ही हैं। सो इट इज लाइक कि सेब जो होता है वो अपने दरख्त से ज्यादा दूर नहीं गिरता है, कहीं ना कहीं उसमें एक अस्तित्व रहता ही है, परछाई रहती ही अपने माँ बाप की या अपने वैल्यूज की, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर यूजुअली प्रिटी सिमिलर टू देयर एक्शंस, टू देयर रिस्पेक्ट्स एंड बिहेवियर एज देयर पेरेंट्स वर या एज देयर पेरेंट्स आर, ठीक है। सो ज्यूज भी कहते हैं लाइक मदर्स लाइक डॉटर्स लाइक फादर्स लाइक सन। सो एक ज्यू का एक बहुत ये प्रोवर्ब है कि जैसी माएँ होती हैं वैसी बेटियां होती हैं, और जैसे बाप होते हैं वैसे ही बेटे होते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कि एप्पल नेवर फॉल्स फॉर फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं जब हम इसको यूज करते हैं किथ एंड किन। So you please come over to this function with your kith and kins. So when I'm saying kith and kins, मेरा मतलब क्या है? Friends and families. Kith हुए friends, kins हुए आपकी clan, आपके लोग, आपकी family जो by blood आपसे attached हैं, ठीक है। Next idiom है a chip of the old block. A chip of the old block. A chip of the old block. इसका सिंपल सा तरीका है, एक ब्लॉक है मतलब एक ईंट है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, मतलब इस ब्लॉक का टुकड़ा है, चिप है, ठीक है। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब कि तुम एग्जैक्टली अपने माँ बाप की तरह अपेयर हो रहे हो, बिहेव कर रहे हो। वो ब्लॉक है और तुम उनके चिप हो, ठीक है। तो लुक एंड बिहेव इन अ सिमिलर वे टू योर पेरेंट्स एंड समटाइम्स इट इज वेरी गुड एंड समटाइम्स इट इज नॉट सो गुड। नेक्स्ट आते हैं समथिंग रन्स इन द फैमिली। समथिंग रन्स इन द फैमिली मतलब कि ये जो डायबिटीज जो उसको हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, दैट इज एक्चुअली बिकॉज इट्स अ जेनेटिक एंड दैट इज बिकॉज इट रन्स इन देयर फैमिली। सो व्हेन आई से समथिंग रन्स इन देयर फैमिली, इट कैन बी अ क्वालिटी। दे वर लायर्स, उनके वो चीटर्स थे, ऑफेंडर्स थे, तो बच्चे भी आगे वही हैं। समथिंग रन्स इन द फैमिली मतलब जैसे कि कोई डिजीज हो गई, कोई क्वालिटी हो गई, कोई एबिलिटी हो गई, मतलब म्यूजिशियंस थे तो दैट म्यूजिक एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी जो है वो रन करती है उन्हीं की फैमिली में, ठीक है, उनके फैमिली में। सो व्हेन आई से दैट समथिंग रन्स इन द फैमिली, इसका मतलब ही यही है कि वो जो क्वालिटी, वो बीमारी या कोई भी एबिलिटी पैसों के अलावा सब कुछ उनके फैमिली में रन करती है। बट दोस्तों एक ही चीज मेरे अकॉर्डिंगली रन करनी चाहिए फैमिली में, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, या तो आपकी वैल्यूज या तो आपके जनरेशनल वेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं अ हेलीकॉप्टर पेरेंट। सो पेरेंटिंग स्टाइल है ना, और यह एक रानी मुखर्जी की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पर एक मूवी भी है जिसका नाम मुझे एज यूजुअल मुझे कभी भी फिल्मों के नाम याद नहीं रहते। सो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होता है जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है, सुर्र करता रहता है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट वो होते हैं जो अपने बच्चों के सर पर हमेशा मक्खियों की तरह बिन बिन हर चीज पे, अरे देखे नहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स जो हर चीज पर रुकते टोकते, मतलब लाइक वो उनको लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो एक इंडिविजुअल सोल्स नहीं है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। एंड दैट इज अ वेरी कॉमन नोशन जो हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है, राइट। सो इट फील्स लाइक द पेरेंट्स ऑलवेज, देयर आर सम पेरेंट्स जो फील करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कोई समझो कि प्रोडक्शन नहीं है, कोई इंडिविजुअल सोल नहीं है, वो कोई इंडिविजुअल पर्पस के लिए नहीं आया है। इट जस्ट लाइक कि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी, जैसे उनका मकान है, उनकी गाड़ी है, वैसे वो भी उनकी प्रॉपर्टी है। तो जब आप अपनी किसी भी चीज को, किसी भी चीज, चाहे वो आपकी टेरिटरी हो या कोई आपका एक बच्चा हो, उसको अगर अपने आप प्रॉपर्टी समझते हैं तो आप हमेशा उस पर नजर रखना चाहते हैं। एंड दैट इज समटाइम्स दैट व्हाट हैपेंस इज दैट इन यूजुअल केसेस कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग लीड्स टू अ रिबेलियस बच्चे या ऑफेंडर्स, बिकॉज वो बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, वो इतने सफोकेट होते हैं ओवर द इयर्स कि एट द एंड वो इस बंधन को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। सो व्हेन वी से अ हेलीकॉप्टर पेरेंट, वी डेफिनेटली से एक होता है प्रोटेक्टिव होना इज वेरी गुड, कंसिडरेट होना इज वेरी गुड, विजिलेंट होना इज वेरी गुड, बट ओवर प्रोटेक्टिव लाइक ओवर पॉसेसिव टाइप, ठीक है। तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स को कहा जाता है हेलीकॉप्टर पेरेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइक फादर लाइक सन। एज आई सेड, इट्स अ जूइश प्रवर्ब कि लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होता है। एंड ये डेफिनेटली चाहे बिलीव करो ना करो, बट मैक्सिमम 99.9 सर्कमस्टांसेस में ऐसा ही होता है। अपीयर्स इन एक्स जस्ट लाइक हिज फादर, फादर बाप। नेक्स्ट आ जाता है टफ कुकी,
मतलब ये नहीं है कि जो पार्ले जी और आपकी जो मैरीगोल्ड है वो टफ है। टफ कुकी का मतलब एक बड़ा ही डिटरमाइंड, एक बड़ा ही ब्रेव इंसान। ही इज़ अ टफ कुकी, कि उसने इस सिचुएशंस को, इतने सारे लॉसेस को, इतने सारे अपने लव वंस का लॉस, अपना मॉनेटरी लॉस को इतने अच्छे से निभाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतने अच्छे से निभाया। सो डेफिनेटली ही वॉज अ टफ कुकी, ही इज़ अ टफ कुकी। सो एग्जाम्पल अगर ले लें, देयर वॉज अ टफ कुकी हेयर दिस मॉर्निंग आस्किंग फॉर द मैनेजर। मतलब बड़ा ब्रेव सा लग रहा था, बहादुर सा इंसान लग रहा था, बड़ा डिटरमाइंड लग रहा था, ठीक है। तो वो मैनेजर का पूछ रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे जो अंडे हैं आपके फ्रिज में पड़े हुए उनको एक बास्केट में रख लीजिए। इसका मतलब टू रिस्क लूजिंग एवरीथिंग by concentrating all your resources in one thing and please। and definitely ऐसा होता है ना कि जब हम competitive exams के लिए अपेयर करते हैं और over the years करते ही रहते हैं, what we do is that कि जो we don't even analyze the fact कि हमसे ज़्यादा महारथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, yet they have failed। इसका ये मतलब नहीं है that we are the failures या something is there is a lacking in us। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पर्पस होता है वो हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया होता। सो व्हाट वी डू, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, वी हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑल आवर एग्स इन अ बास्केट। हम अपना सब कुछ उस चीज पर लगा देते हैं। जैसे कि वो जो ओल्ड मुखर्जी नगर में मॉनसून में वो जो न्यूज थी कि उन बच्चों ने यूपीएससी क्रैक करने के लिए वो ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहने के लिए उनके पेरेंट्स ने ज़मीनें बेच दी हैं, या ये सब, मतलब दे हैव डन एवरीथिंग। और जिस चीज का जो अनप्रेडिक्टेबल है कि यार एग्जाम है, निकलेगा नहीं निकलेगा वो रब जानता है ना। मतलब यू कैन ओनली गिव योर बेस्ट, बट विद द गिविंग योर बेस्ट यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग, अ पैराशूट आपके साथ हमेशा रहना चाहिए कि अगला अगर नहीं हुआ तो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, नहीं हुआ तो आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो एबिलिटी है ना, that has to be very much avoided in any competition which you face in life। कि you don't have to किसी भी circumstance में, किसी भी relation में, किसी भी career की उसमें orientation में, you don't have to put all your eggs in one basket। You don't have to risk everything for that particular thing। next आते हैं हम walk on eggshells, अंडों के छिलकों पर चलना। तो एग्जैक्टली जब अगर आप कभी कोशिश किए अंडों के छिलके, डेफिनेटली नहीं कि नॉर्मल इंसान नहीं करते, अंडों के छिलके जो वेरी कमजोर, वो क्रैक हो जाते हैं अगर उन पर आप प्रेशर डालेंगे, ठीक है। सो अंडों के छिलकों पे चलना एग्जैक्टली वही मतलब होता है कि टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, कि दिस सिचुएशन इज वेरी वियर्ड फॉर यू, सो यू नीड टू वर्क ऑन एक्शेल्स, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अराउंड समवन इन ऑर्डर टू, कि मैं अपसेट नहीं आप करना चाहते। जैसे कि We have been walking on eggshells around my father since he lost his jobs 2 months ago। जब से मेरे फादर या रिटायर हुए हैं, जब से उनकी नौकरी गई है, ऐसा लग रहा है that we have to walk on eggshells, we have to be extremely cautious कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे वो अपसेट या डिसअपॉइंट हो जाए। नेक्स्ट है, और आजकल ये सिनेरियो जो है वॉकिंग ऑन द एक्सेल, दैट इज फॉर द पेरेंट्स। आजकल बिकॉज ऑफ द सुसाइड रेट्स या बच्चों की जो नॉर्मल धमकी है कि हमें फ़ोन नहीं लेकर दोगे, या ये नहीं कर दोगे, या वो नहीं कर दोगे तो विल एंड आवर लाइव्स एंड विल डू। सो आजकल ये देखा है कि पेरेंट्स दे आर वॉकिंग ऑन द एक्सेल्स। वो एक्सेल्स पर भी इतने कॉशियस रहते हैं, ऐसे लगते हैं कि वो माँ बाप नहीं है, वो बच्चे हैं। सो देयर आर लाइक आयरनी है, कहीं आपको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मिलेंगी, कहीं आपको बहुत जगह ऐसे भी पेरेंट्स मिलेंगे जो बेचारे एक्शंस पे चलते हैं कि वो ये सब नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको डिसअपॉइंटमेंट मिले उनके ही बच्चों को। सो वॉकिंग ऑन द एक्शंस। नेक्स्ट आते हैं फिट लाइक अ ग्लव। सो दिस ड्रेस fit like is like it fits like a glove to me, like बिल्कुल परफेक्टली फिट इन कर जाना। ग्लव, आपने सर्जिकल ग्लव देखे हैं, वो कैसे फिट इन आपके हैंड का शेप ले लेते हैं, ऐसे लगता है आपकी सेकंड स्किन है। एग्जैक्टली वैसा ही है। टू फिट लाइक अ ग्लव का मतलब है टू फिट परफेक्टली। द वुमेन्स न्यू ड्रेस फिट्स लाइक अ ग्लव, सो शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिट एज अ फिडल। I saw him at the market and he was looking as fit as the fiddle। मतलब वो अच्छा था, सेहतमंद था, बिल्कुल सलामत था, हेल्दी था, अच्छी हेल्थ में था। तो जब हम कहना चाहते हैं टू बी इन अ गुड हेल्थ, मतलब माशाल्लाह के साथ हम कहेंगे that he is fit as a fiddle, कि वो बिल्कुल अपनी अच्छी तंदुरुस्त इंसान है।
You may feel sick now, but after some days of rest, you will be feeling as fit as a fiddle. Next आ जाते हैं be in a deep water. Be in a deep water का मतलब गहराई में होना, गहरे पानी में होना, मतलब थोड़ी सी difficult situation में होना. We are going to be in deep water. अगर हमें बैंक लोन नहीं देगा इस बिजनेस के लिए तो हम लोग डीप वाटर में होंगे. तो जब हम इस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं हमारा मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. Like as I said, for giving this examination you need to go to the extra mile and you have to definitely put your best foot forward. अपना सबसे जो बेस्ट फुट है वही आगे रखना है. मतलब टू डू समथिंग एज वेल, जितना हो सके अच्छे से, उतने अच्छे से आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, एग्जाम देखना है. बाकी होगा नहीं होगा, एज आई सेड इट्स इन रब के हाथ में. ठीक है, तो मेक श्योर यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर टुनाइट्स परफॉर्मेंस. सो एज आई कैन से दैट मेक श्योर दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर एग्जामिनेशन. देन नेक्स्ट है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट. तो लोहा जब गर्म है तब मारने का फायदा है, और दैट इज सो ट्रू. मतलब इसका मतलब है टू डू समथिंग इमीडिएटली वाइल आपको लग रहा है कि अभी आपके जो सक्सेस पाने का बहुत अच्छा चांस है, तो यू शुड डू समथिंग वेरी इमीडिएटली. इसका जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आस्क योर बॉस फॉर अ फेवर. छुट्टी मांग लो क्योंकि वो बहुत अच्छे मूड में है. तो स्ट्राइक द वाइल द आयरन, लोहा तब मारो जब लोहा बहुत गर्म हो. ठीक है. टेक 5. टेक 5 मतलब टू रिलैक्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है. सो टेक 5 ईडियम इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मतलब है आराम करो पर छोटे से टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए ट्रिप नहीं मारनी, टेक 5 करना है. Okay, we have been working. Okay, you have attended the classes. You have worked very hard. Now you can take 5. You can take a rest for a very short period of time. Meet a deadline. As you know, एक टाइम पीरियड और आपको फिनिश करना है काम उसी टाइम पीरियड में. That means meet a deadline. To finish something, एक स्पेसिफिक टाइम या डेट में फिनिश करने को to meet a deadline कहते हैं. जैसे कि that report was very difficult to write, but I am pleased to say that I met the deadline just in time. Next आपके सामने है not the brightest bulb in the box. He cleared the UPSC though he was not the brightest bulb in the box. ठीक है, बल्ब की पिक्चर दिख रही है और ये नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब दिख रहा है, मतलब वो बहुत एवरेज था, इतना इंटेलिजेंट नहीं था, येट ही क्वालिफाइड द यूपीएससी. दैट इज सो ट्रू फॉर सो मेनी फैक्ट्स कि कुछ लोग एवरेजली स्कूल में परफॉर्म करते हैं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म करते हैं. सो ही वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, येट ही क्लियर दैट कॉम्पिटिशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. नेक्स्ट आते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. ठीक है, मतलब क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब देखो, खुद सोचो ना कि जब दूध गिर जाए, स्पिल हो जाए, गिर जाए, तो उस पर रोने का फायदा क्या है? क्या तुम दूध को वापस जमा करके फिर से चाय बना सकते हो या फिर से पी सकते हो? नहीं ना. तो अगर दूध गिर गया तो उस पर रोने का फायदा क्या? मतलब टू बी हैप्पी अनहैप्पी अबाउट, मायूस होना, नकारात्मक, इज इट नकारात्मक, आई डोंट नो, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा. तो एक पेसिमिस्टिक होना या मायूस होना या रोते रहना ऑन द स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो चीज़ नहीं हो सकती वापस से, अनडन नहीं होती, तो उस पर रोने का फायदा क्या? ठीक है. I failed the examination but it is no use crying over the spilled milk. I'll try again later. Out of this world. Out of this world मतलब extremely good. The chocolate cake that you make is just out of the world. Out of the world idiom का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही शानदार हो, ठीक है, extremely good हो. अच्छा, icing on the cake, एक होता है piece of the cake which is very easy. Icing on the cake होता है कि जैसे कि तुम्हें छुट्टी भी बॉस ने दे दी और ऊपर से बोनस भी दे दिया इस फेस्टिवल मंथ में, तो इट्स आइसिंग ऑन द केक ना, समथिंग यू गेट एक्स्ट्रा एज अ बोनस, राइट? सो द फैक्ट दैट हाउस हैज अ पूल वाज अ आइसिंग इन द केक. सो इस बजट में हमें घर तो मिल गया, उसके साथ एक पूल भी मिल गया, दैट वाज आइसिंग ऑन द केक. नेक्स्ट है द एप्पल्स ऑफ समवन आइज.
चांद का आंखों का तारा इज अ हिंदी वर्ड, बट द एप्पल ऑफ समवन आई इज यूज्ड इन इंग्लिश, जिसका मतलब होता है कि वो इंसान बहुत ही उसको प्रिय है, वो बहुत ही उससे मोहब्बत करता है, ठीक है। आई हैव नेवर बीन द एप्पल ऑफ माई फादर्स आई, Allies was teased for being the apple of the teacher's eye, मतलब कोई इंसान किसी का फेवरेट हो, किसी का बहुत डेयरली हो, उसको हम लोग कहते हैं एप्पल ऑफ समवन्स आई। नेक्स्ट आता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक होता है रेन होना, नॉर्मल रेन होना, जब बहुत सी बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, देन वी से इट्स रेनिंग लाइक, कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश हो रही है, तो इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इमेजेस देखते चलना, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड दिस इडियम्स, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सो टू डू दिस थिंग यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो इडियम्स पढ़ाने के बहुत से तरीके थे, ठीक है। इडियम्स पढ़ाने का ये भी तरीका था कि वो पीडीएफ पे या वर्ड फाइल पर टिक 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 कर कर या अपनी टेक्निकल टीम से करवा कर और एकदम से लेक्चर को डिलीवर करना, वो भी तरीका था। बट आई हैड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज मुझे लगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ को सिखाने के लिए हमेशा आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं ज़्यादा देर रहती है। दैट इज़ वाई अगर आपने देखा होगा आपको पिक्चर्स के सीन याद रहते हैं, आपको एक्टर्स की शक्ल याद रहती है, क्योंकि विजुअल जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा शार्प होती है एज कंपेयर टू अगर आपको कहा जाए कि आपको मेमोराइज ऑडिबल सिर्फ सुनना है और मेमोराइज करना है। तो दैट इज वाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स एंड पिक्चर्स आर यूज्ड टू टीच, ठीक है। बच्चे को नहीं, जब किंडरगार्टन में पढ़ाते हैं तो उसको पिक्चर्स ही पिक्चर्स दिखाते हैं, हाँ, उसको पिक्चर्स दिखाते हैं, टेक्टाइल उसकी वो दिखाते हैं, जस्ट टू उसकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए। सो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ क्रिएटिव थिंक करना सो दैट इट कैन हेल्प यू। नेक्स्ट है ब्रेन फ्रीज, हाँ, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सर बिल्कुल जम गया हो, मतलब एक शार्प सी हेडेक होती है, कुछ ठंडी चीज नहीं, वो सेंसोडाइन की ऐड है, सनसनाहट सी, एग्जैक्टली ब्रेन फ्रीज होना मतलब जब आप कोई चीज़ बहुत ठंडी खाते हो, राइट, और बहुत जल्दी से आइसक्रीम आपने बड़ी जल्दी से एक बार वो आइस पॉप्सिकल खाए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई जैसे एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है दिमाग में, दैट इज अ ब्रेन फ्रीज। शी फॉल्स विक्टिम टू द ब्रेन फ्रीज एंड टर्न्स इनटू एन आइस क्यूब। छोड़ दीजिए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है, अगेन एन ईडियम, मतलब कि लग रहा था कि इम्पॉसिबल है मेरे लिए आज आना, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई केम अप and I delivered the lecture. So against all odds का मतलब even though something seems completely impossible but yet you do it, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं add fuel to the fire। ये हमने हिंदी में भी पढ़ा होता है कि आग में और ज्यादा तेल डालने का काम मत करो, ठीक है। सो एकता कपूर के ड्रामों में बहुत ज्यादा ये यूज होता है, add fuel to the fire, मतलब आग ऑलरेडी लगी है और तुम और तेल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उसको और बढ़ा रहे हो, टू मेक अ बैड सिचुएशन विच इज ऑलरेडी वेरी बैड, ठीक है। दो लोग लड़ रहे हैं, दो दोस्त लड़ रहे हैं, दो भाई लड़ रहे हैं और तुम कुछ और चीजें कहकर उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, रादर देन आप उसे ठीक करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक आइस करने के बजाय ऐड कर रहे हैं फ्यूल टू द फायर। तो फ्यूल टू द फायर होता है टू मेक समथिंग वेरी बैड विच इज टू मेक समथिंग बैड एक्सट्रीमली वर्स, ठीक है। सो विद दिस हमने जो ईडियम, जो मोस्ट कॉमन ईडियम्स हैं जो एग्जामिनेशंस में आने की चांसेस रहते हैं, उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग वर्कशीट्स करेंगे ऑन ईडियम जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज ईडियम्स जो नॉर्मल, जो एक कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। सो ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय दिस फेस्टिवल टाइम एज वेल, और अपना कंसिस्टेंट रहना। Stay tuned for the next lecture. Till then, bye bye and take care.